वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट कराऊंगा। उसका आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन जो होगा वो पूरा पूरा मेरा क्या होगा, इस बोर्ड पे रहेगा। जो जो चीजें इस चैप्टर के अंदर दी गई है वो मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है, पहले बता देता हूँ, सबसे आसान चैप्टर है पूरी बुक का। चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। बच्चे से गलत रीड करते हैं, डाटा हैंडलिंग डाटा हैंडलिंग बोलते हैं। डाटा हैंडलिंग नहीं होता, डेटा हैंडलिंग होता है। ओके, डेटा हैंडलिंग के अंदर जो जो हमारे टॉपिक्स हैं उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा सबसे आसान टॉपिक जो रहेगा वो होगा बार ग्राफ। सारे के सारे टॉपिक वो है जो आपने 4th से 6th क्लास के अंदर पढ़ रखे हैं। ठीक है ना। दूसरा हमारा एक टॉपिक होगा हिस्टोग्राम। एक हमारा टॉपिक है टेलीमार्क टेबल। टेलीमार्क याद है आप लोगों को, आप लोग बनाया करते थे, सीधी सीधी लाइन डालते थे। आसान सा टॉपिक। और एक जो हमारा आखिरी टॉपिक होगा वो होगा पाई चार्ट। तो बेसिकली 4 टॉपिक है और एक दो टॉपिक मैं अपनी तरफ से करवाऊंगा आपकी नॉलेज बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आइए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। चैप्टर हमारा क्या है, डेटा एंडिंग है। पहले स्टार्ट करेंगे डेटा क्या होता है। तो क्या होगा, मैं यहाँ पर आ रहा होगा लिखा हुआ, तो आप प्लीज इसे नोट करिए, रीड करिए। मैं आपको यहाँ से पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, a collection of facts such as number, words, measurement, observation or even just description of things is known as data. डेटा क्या है, जब आप काफी सारे फैक्ट्स को या फिर काफी सारे नंबर्स को या फिर काफी सारे मेजरमेंट्स को एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हो, उसको क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, मैंने क्या करा, एक स्कूल है, ठीक है ना। उसके अंदर कुछ बच्चों को कोई खेल पसंद होगा, किसी को टेनिस पसंद होगा, किसी को स्विमिंग पसंद होगा, किसी को जिम्नास्टिक पसंद होगा, किसी को ट्रैक करना पसंद होगा। ठीक है, तो उसका मैंने क्या करा, डेटा तैयार कर दिया है। जैसे कि सॉसर किसको पसंद है, 106 पीपल को। टेनिस किसको पसंद है, 45 पीपल को। जिम्नास्टिक कितने को पसंद है, 54 को। तो हमने कितने, क्या हमने एक डेटा तैयार कर लिया है, यानी काफी सारे नंबर्स को हमने एक जगह पे इकट्ठा कर लिया है। आया आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ। डेटा का आप एक एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे कि आपके मार्क्स। मार्क्स भी क्या होते हैं, डेटा होते हैं। मान लो 31 मार्च को आपके कितने नंबर है मैथ्स में, साइंस में, सोशल साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में। ये भी क्या है, एक डेटा होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब आइए, अब हम करेंगे इसका सेकंड टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो रहेगा हमारा पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ याद करो क्या होता है, एक बार देखो जरा इसको। याद आ रहा है, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, डेटा को पिक्चर्स की फॉर्म में दिखाना होता है। एक ना आपको मैं अपनी तरफ से पहले एक एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपको ये टेबल समझाऊंगा। यानी कि मान लो हमारी क्लास के अंदर टोटल 50 बच्चे हैं। 10 बच्चों को क्रिकेट पसंद है, 20 बच्चों को टेनिस पसंद है, 30 बच्चों को फुटबॉल पसंद है। ठीक है ना, सॉरी, ये कितने को 60 हो गए। इस तरीके से आप इस बात को समझो। बट क्या 10 बच्चों को रिप्रेजेंट करना पिक्चर की फॉर्म में बहुत ज्यादा टफ होता है। तो हमने क्या करा, एक सिंबल बना लिया बॉय का या फिर किसी गर्ल का, और उसके इक्वल लिख दिया 5, यानी कि एक बच्चा कितने के इक्वल है, 5 के इक्वल है। ठीक है, इसी तरीके से आपको पिक्चर की फॉर्म के अंदर इसके अंदर दिखाना है। एक पिक्चर आपको यहाँ पर आ रही होगी, ये मैंने एनसीईआरटी से ली है। एनसीईआरटी के अंदर थोड़े से अच्छे लेवल के होंगे। इसमें क्या दे रखा है कि जुलाई के अंदर कितनी कार प्रोड्यूस हुई है, यानी कि बनी है। अगस्त में कितनी कार बनी है और सितंबर में कितनी कार बनी है। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक सिंबल देखो, थोड़ा वीडियो पॉज करके, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 कार इक्वल्स टू में 100 कार, यानी कि एक कार का जो सिंबल है वो 100 कार के इक्वल है। आई मेरी बात समझ। एक कार का जो सिंबल बना हुआ है वो 100 कार के इक्वल है, यानी कि 100 गाड़ियां प्रोड्यूस हुई है। तो जैसे कि अगस्त में कितने सिंबल बने हुए, 3 सिंबल बने हुए गाड़ी के। तो टोटल कितनी गाड़ियां प्रोड्यूस हुई है, 300 गाड़ियां प्रोड्यूस हुई है। आई मेरी बात समझ, आसान है ना। जब आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा एक्सरसाइज के, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारा बार ग्राफ। बार ग्राफ आप लोगों को आता है, पहले एक बार पिक्चर देख लो और याद करो कि आपने 4th से 6th क्लास में बना भी रखा है। पर थोड़ा इन डेप्थ जाऊंगा, बार ग्राफ होता क्या है पहले। A display of information using bar of uniform width, the height being proportional to their respective values। यानी कि बार ग्राफ का सिंपल सा मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। वो ये कह रहे हैं कि अभी आपने पिक्चर की फॉर्म में बताया, अब आपको पिक्चर्स नहीं बार बनाने हैं। बार यानी कि इस तरीके से सीधे सीधे ये बनाने हैं, इसे बार कहते हैं। ठीक है ना, कुछ बच्चे इसे लाइन कहते हैं, इसे लाइन नहीं कहते, इसे बार कहते हैं। ठीक है, बार की फॉर्म में बताना है जिसके अंदर जो विड्थ होगी, विड्थ यानी कि चौड़ाई, वो यूनिफॉर्म होगी, यानी कि जितनी इसकी है उतनी उस दूसरे की होगी, उतनी तीसरे की होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, जो चौड़ाई है सबकी इक्वल है। बट जो इनकी हाइट है, यानी कि जो इनकी लेंथ है, किसी की बड़ी है, किसी की छोटी है और किसी की बड़ी है, वो डिपेंड करता है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। आई मेरी बात आप लोगों को समझ। अभी आपको मैं बना के दिखाऊंगा, पहले मैं और आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर ना मैं एक एग्जांपल आ रहा होगा, ये जो मैंने एग्जांपल लिया 5th क्लास की बुक से लिया है।
आप लोगों को ढंग से समझाने के लिए फिर आपको एक 8th क्लास के लेवल के एग्जांपल दूंगा। इसमें एक बार ग्राफ दे रखा है, इसमें बता रखा है रेड कलर कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, ब्लू कलर कितने को पसंद है, ग्रीन, येलो और पिंक का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर 8 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो आपने क्या करा, इधर 8 तक काउंटिंग लिख ली और यहाँ पर रेड को 8 तक शो कर दिया है। यही हो रहा है ना इसके अंदर। फिर ब्लू को आपने क्या कितने तक कर दिया है, 5 तक कर दिया, यानी कि 6 के और 4 के बीच में, तो यानी कि 5 तक है। आया आप लोगों को समझ? अब एक एग्जांपल लेंगे 8th क्लास का बार ग्राफ आपको करना किस तरीके से है। ये देखो, ये 8th क्लास का एक एग्जांपल आ रहा है, इसको अच्छी तरीके से देख लो। यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है आपको, एक साइड पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, यानी कि कितने स्टूडेंट्स हैं, और नीचे दे रखा है आपको एकेडमिक ईयर, यानी कि 2003 में कितने, 2004 में कितने, 2005 में कितने, 2006 में कितने। इस हिसाब से इसने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। आपको यहाँ पर इसने जो गैप रखा है वो 50-50 का रखा है, यानी कि आपको पहले 50 लिखना है, फिर 100 लिखना है, फिर 150, फिर 200 भी। आप ऐसे क्यों करवा रहे हो? मैंने क्या बोला, अब थोड़ा लेवल बढ़ गया है। अब आपको 1 सेंटीमीटर को 50 के इक्वल मानना है। एक बना के बताता हूँ मैं। यहाँ पर हमें देखो एक ना रफ डायग्राम है, तो प्लीज ध्यान देना। आपको क्या करना है, पहले 1-1 सेंटीमीटर के ना यहाँ पर डॉट्स लगा लेनी है। आप लोगों को ढंग से ध्यान देना। इसी तरीके से 1-1 सेंटीमीटर की डॉट यहाँ लगा लेनी है स्केल से। आई मेरी बात समझ? ये जो हमारा एक्सिस होता है इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है भी कह सकते हो। ये जो होता है हमारा वाई एक्सिस होता है। आई आप लोगों को बात समझ? इधर आप 0 लिख सकते हो। अब ध्यान देना मैं करना किस तरीके से है। अब इन देखो 50, 100, 150, 200 बच्चों को दिखाना बहुत ज्यादा मुश्किल है यार। 100 तक तो गिनती नहीं लिख सकते ना आप लोग। तो आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ये मानना है कि 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर कितने इक्वल है 50 के। भैया कहना क्या चाहते हो, आपको बस 1 सेंटीमीटर की जगह 50 लिखना है, फिर यहाँ पे 100 लिखना है, फिर 150, 200 और 250। अब उसने बोला है कि पहले में कितने बच्चे हैं, 2003 में देखो 100 है, तो आपको क्या करना है, 100 के ऊपर एक इधर लाइन करनी है, एक इधर और एक इधर। क्लियर? अगले में उसने कितना बोला है, 2004 में कितने हैं, 200 है, तो 200 देखो किधर है, इधर है। एक हल्का सा डॉट बना लेना यहाँ पर आप लोग और इसको ज्वाइन कर लेना। जो आप ये पूरा का पूरा काम करोगे ग्राफ पेपर पे करोगे, तो ग्राफ पेपर क्या है, लाइन आपकी सीधी आएगी। अभी क्या है, रफ डायग्राम है इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा छोटा बड़ा, बाकी उसमें आपको ना जितना भी ये जो इसकी विड्थ है वो इक्वल होगी। दिस इज कॉल्ड बार ग्राफ। होपफुली आपको समझ आया होगा और आपको पहले से काफी कुछ इस बारे में पता होगा। एक्सरसाइज में और मजबूत हो जाओगे। प्लीज इसे इतना नोट करिए स्टूडेंट्स। अब जो हमारा एक नया टॉपिक इसमें ऐड ऑन होता है वो होता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा सिर्फ एक दो चीज नई ऐड हुई है और कोई मुश्किल नहीं है। एक साथ जब दो डेटा को आप रिप्रेजेंट करते हो उसे कहते हैं डबल बार ग्राफ। दोबारा सुनो, जब आप एक ही ग्राफ के अंदर दो डेटा को रिप्रेजेंट करते हो उसे कहते हैं डबल ग्राफ। एक यहाँ पे फिगर आ रही होगी, उसको आराम से समझो। इसके अंदर क्या करा गया है, एक जगह मार्क्स ले रखे हैं 2005 के, ठीक है ना, और एक जगह जो मार्क्स ले रखे हैं वो ले रखे 2006 के, ठीक है। मैथ्स में कितने आए हैं उसको इन्होंने व्हाइट रख रखा है। अरे व्हाइट का मतलब ये मत समझ ना कि फेल हो गए थे ये समझना, ये 2005 के है और जो शेड हो रखे हैं वो 2006 के लिए रिप्रेजेंट करा गया है। तो एक साथ दो डेटा चल रहे हैं, मैथ्स के अंदर 2005 में कितने हैं और 2006 में कितने हैं, उसको इसने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। थोड़ा मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, कुछ नहीं करना, इसको एक बार रफ कर लेते हैं। मान लो दिस इज कॉल्ड मैथ्स, ये क्या हमारी मैथ्स है। तो मैथ्स में मान लो उसके एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि फर्स्ट हम पहली बारी में तो इनके 100 आए थे और दूसरी बारी में इनके सिर्फ 50 आए हैं, तो इनको एक साथ लिख देना है और जो हमारे दूसरे वाली ईयर का उसको रिप्रेजेंट करने के लिए शेड कर देना। आई बात समझ? दोबारा सुनो, 2005 में कितने आए थे, 100 आए थे, और 2006 में कितने आए हैं, सिर्फ उनके 50 नंबर आए हैं। एक ही ग्राफ के अंदर मैथ्स के मैंने 2 साल के नंबर रिप्रेजेंट कर दिए, दो डेटा को शो करा है, इसे कहते हैं डबल बार ग्राफ। बनाना बहुत सिंपल है, दिक्कत मत लेना। इंट्रोडक्शन के बाद ही इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, तो एक्सरसाइज तो जरूर करना इसकी, ओके। वहां पे आपको क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, आपको ना एक या दो ही क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर आपको डबल बार ग्राफ बनाना है। मतलब आपको सिर्फ ग्राफ को पढ़ना है और आपको आंसर देना है। किस तरीके से आएंगे देखो, यहाँ पर आ भी रहा होगा, उसके अंदर वो बोलेगा कि
सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स कब आए हैं, तो देख लो भैया जितना बड़ा बार होगा उतने ज्यादा मार्क्स होंगे, जितना छोटा ये होगा उतने कम मार्क्स होंगे। बस यही बताना है, मैक्सिमम मिनिमम, दैट्स इट, और कुछ आपको नहीं बताना है। आसान है ना। अब आ करते हैं हम इसका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वो है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। यहाँ से थोड़ा सा अच्छा चलेगा तो ध्यान देते रहना प्लीज इसे नोट। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा का आपको सुनते ही समझ आ रहा है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना यानी कि सही तरीके से लगाने को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। पहले थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपकी क्लास के अंदर बॉयज है और गर्ल्स है, और बॉयज और गर्ल्स की हाइट दे रखी है, ठीक है ना। तो अब क्या है, इस तरीके से ना हाइट तो अलग अलग होगी ना यार सबकी। खुद सोचो, कोई ऐसा मेरा भाई होगा किसी की हाइट बड़ी है, कोई मेरी ऐसी बहन होगी किसी की हाइट छोटी है। मेरी बात समझ आ रही है। तो हमने क्या करा, इसको ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि पहले एक ऑर्गेनाइज करने का तरीका, इनको क्लासिफाई करना है, अलग अलग कर लो थोड़ा सा। यानी कि लड़कों की हाइट एक तरफ लिख लो और लड़कियों की हाइट एक तरफ लिख लो, हो गया अलग। अब पढ़ने में आपको समझ आएगा। फिर आपको क्या करना है, अब इसके अंदर भी दिक्कत है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, वो मिक्स हो रखे हैं। तो सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बड़ा। एक इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। इसी तरीके से गर्ल्स की हाइट को भी आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। अब इसको पढ़ना देखो कितना सिंपल हो गया होगा। बात समझ आई मेरी। इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। डेटा को एक तरीके से लगा लेना। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है, आइए उसको पढ़ते हैं। कहते हैं यूजली डेटा इज अवेलेबल टू अस इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड रॉ डेटा। आपको जो अक्सर जो डेटा दिया जाता है वो रॉ डेटा होता है, वो अनऑर्गेनाइज होता है, फैला हुआ होता है। आपको उसको ऑर्गेनाइज करना है, इसी ऑर्गेनाइज डेटा कहते हैं। यहाँ पर कुछ दिया गया है एग्जांपल, आर्ट मैथमेटिक्स इंग्लिश, मैथमेटिक्स आर्ट इंग्लिश। यानी कि यहाँ पर पूछा गया कि कौन से स्टूडेंट को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। ये एग्जांपल है, किसी ने बोला मुझे आर्ट पसंद है, किसी ने बोला मुझे मैथमेटिक्स पसंद है, किसी ने बोला मुझे साइंस पसंद है, किसी ने बोला इंग्लिश पसंद है। काफी टफ हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करेंगे टेलीमार्क टेबल से। टेलीमार्क टेबल देखो यहाँ पर, याद आ रहा है आपको करना किस तरीके से। सब्जेक्ट लिख लो कितने, चार है, आर्ट मैथमेटिक्स साइंस और इंग्लिश। अब देखो कितने ऐसे मेरे भाई हैं जिनको आर्ट्स पसंद है, तो उसके अंदर आपको टेली मार्क लगा लेना है। यहाँ पर लिखे हुए टोटल 7 स्टूडेंट्स है ऐसे, और 7 को आपको टेली मार्क से दिखाना है। टेली मार्क बनाते कैसे बता देता हूँ। एक एक सेकंड, 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 और 5 को ना आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, फिर 6 और फिर 7। टोटल 7 मेरे ऐसे भाई है जिन्हें आर्ट पसंद है, ठीक है ना। अब ये पता कैसे चला यार, आपको ये काउंट करना पड़ेगा। आर्ट देख लो कि आर्ट आर्ट्स ये कितनी बार लिखा हुआ है, उस हिसाब से लिखना है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स कितनों को पसंद है, 5 को काउंट कर लेना डेटा के अंदर कि कितनी बार मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, वहां पे लिख लेना। तो इसी तरीके से 1 2 3 4 5 ये हो गए 5 ऐसे मेरे भाई है जिन्हें मैथमेटिक्स पसंद है। आगे आपको टेली मार्क लगाते हैं किस तरीके से है। एक एग्जांपल और ले लो, साइंस कितनों को पसंद है, 6 को पसंद है। तो 6 के लिए 1 2 3 4 5 और ये 6। जितने भी टैली मार्क होंगे, यानी कि जितनी भी ये देख लो डंडियां बन रही हैं, उतने ही आपको उसके साइड में लिख भी देने हैं, यानी कि 6। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, जिसकी एक हेडिंग बनेगी नंबर ऑफ स्टूडेंट की। टेबल के अंदर आपको समझ आ रही होगी। काफी आसान चैप्टर है, मजाक नहीं कर रहा। जब आप करोगे ना फुल मार्क्स आ सकते हैं इसके। बस कॉन्सेप्ट को समझ लेना। बहुत मेरे भाई एक गलती कर देते हैं, वो गलती ये करते हैं कि ना वो ना सिर्फ टेबल बना लेते हैं। यार एक बात बताओ, नॉलेज की वैल्यू होती है, नंबर की वैल्यू इतनी नहीं होती है, ठीक है ना। मेरी बात को अच्छी तरीके से समझना। जब आपको पता होगा डेटा का मीनिंग क्या होता है, रॉ डेटा क्या होता है, इवन उसकी डेफिनेशन उसकी मीनिंग होगी, तो क्लास के अंदर आपका जो लेवल होगा ना कहीं ना कहीं इतना ऊपर हो जाएगा बाकियों के मुकाबले। तो बार ग्राफ सबको बनाना आता है, बट बार ग्राफ का मीनिंग किसी को नहीं आता। टेलीमार्क टेबल सबको बनाती है आती है, बट उसका मीनिंग किसी को नहीं आता। मेरी बात समझ आ रही है। तो इसलिए मैंने इनका यहाँ पर मीनिंग लिख रखा है। ये वो सोचो ना इतना सारा क्यों लिखा है, इसलिए जिससे आपको समझ आए, ठीक है। अब हम करेंगे इसका अगला टॉपिक, वो आता है ग्रुपिंग डेटा। तो पहले से नोट करिए फिर करेंगे आगे। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रुपिंग ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा का ही एक्सपेंडेड वर्जन है, एक्सटेंडेड वर्जन है, वो है ग्रुपिंग ऑफ डेटा। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आप क्या कर रहे थे, सिर्फ आपको 4 सब्जेक्ट दे रखे थे, आर्ट्स मैथ साइंस और इंग्लिश। बट अब यार ये समझो, इसमें तो सिर्फ गिनती के 4 सब्जेक्ट थे, और कुछ बच्चों के मार्क्स थे, शायद कुछ ज्यादा 15 या 20 बच्चों के मार्क्स होंगे। तो 15-20 बच्चों के अंदर ना मैथ्स को ढूंढना बहुत आसान है। 4 बार आया होगा मैथ्स या 5 बार आया होगा। इंग्लिश को ढूंढना कोई मुश्किल बात ही नहीं है, 6 बार लिखी होगी या 7 बार लिखी होगी।
बट अगर थोड़ा सा मैं इसका लेवल हाई कर दूं, मैं आपको एक साथ 80 बच्चों के मार्क्स दे दूं या फिर 60 बच्चों के मार्क्स दे दूं, क्या उसके अंदर और मैं आपको बोलूं भैया 52 को काउंट करना है या 51 को काउंट करना है या फिर 22 को काउंट करना है, कितनी बार आया तो कर लोगे 80 बच्चों में से? हाँ भैया कर लेंगे, बट उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और उसकी टेबल जो होगी ना इतनी बड़ी बन जाएगी कि आपको कॉपी नहीं कॉपा की जरूरत पड़ेगी, यानी रजिस्टर की। तो उसके अंदर क्या करना है, ग्रुपिंग ऑफ डेटा का एक कॉन्सेप्ट है, उसका इस्तेमाल करना है। किस तरीके से होगा, आपको देखो यहाँ पर एक टेबल आ रही होगी बनी हुई, ठीक है ना, इसमें कुछ बच्चों के मार्क्स दे रखे लगभग 50 ऐसे, टोटल 60 बच्चे हैं जिनके 50 में से नंबर है, किसी के 21 आए हैं, किसी के 10 आए हैं, किसी के 30 आए हैं, किसी के 22 आए हैं, किसी के 33 आए हैं, किसी के 5 आए हैं, किसी के 37 आए हैं, ठीक है ना। अब इसको टैली मार्क टेबल में बनाना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, तो हम इसके ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप कैसे, कुछ ऐसे मेरे भाई होंगे जिनके जीरो से लेकर, जीरो भी आए होंगे ना, जीरो से लेकर के 10 के बीच में नंबर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके 10 से 20 के बीच में होंगे, कुछ ऐसे होंगे मेरे भाई जिनके 20 से लेकर के 30 के बीच में नंबर आए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके 30 से लेकर के 40 तक नंबर आए होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके 40 से 50 के बीच में भी नंबर आए होंगे। तो अब क्या, हमारी टेबल छोटी बनेगी। अब देखो, 0 से लेकर के 10 तक कितने वैसे मेरे भाई है, उधर आप क्या लगा लो, टैली मार्क लगा लो, टेबल के अंदर आप देख सकते हो। फिर 10 से 20 के अंदर जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं उतने आप टैली मार्क लगाते चल लो। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? दोबारा मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 से लेकर के, टेबल में देखो 20 से लेकर 30 तक कितने ऐसे मेरे भाई है जिनके नंबर आए, टोटल 21 बच्चे हैं। नंबर फ्रीक्वेंसी वाली जगह पे जाओ, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, तो आपको 21 टैली मार्क बना देने हैं। पता कैसे चलेगा, 20 से लेकर के 30 तक कितने नंबर आते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। मेरी बात समझ आ गई? तो ये देख लो कितने नंबर 20 से 30 के बीच में, उतने ही आप टैली मार्क लगा देना। चाहे इवन 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, इसके बीच में आना चाहिए उतने टैली मार्क। टैली मार्क आपको मैंने सिखा दिया है, इस तरीके से लगा लेना। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होती है, पेपर में क्वेश्चन कम पूछा जाता है, बट आप लोगों को नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है ग्रुपिंग ऑफ डेटा क्या होता है। डेटा को ग्रुप में लगा लेना, ठीक है ना। कोई अगर आपको लगता है कोई बात ऐसी है जो समझ नहीं आई है, तो आप एक काम करिए, उसको थोड़ा सा बैक कर लिए, क्योंकि आपकी अभी क्या लर्निंग स्टेज है। लर्निंग स्टेज में क्या होता है, अभी आपकी सीखने की उम्र है, कोई दिक्कत नहीं है अगर समझ नहीं आती, थोड़ा बैक कर लिया करो, ठीक है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, वो है और ज्यादा आसान है। अब इसी बात को भैया, जो भी आपको ग्रुपिंग ऑफ डेटा को आपको ग्राफ के फॉर्म में समझाना है, तो आपको बार ग्राफ ही बनाना है, बट उसको बार ग्राफ को क्या करना है, क्लोज करके बनाना है, चिपका के बनाना है, गैप नहीं रखना है। उसको कहते हैं हिस्टोग्राम, जैसे कि आपको यहाँ पर शो भी हो रहा होगा, ठीक है ना। दोबारा सुनो, यानी कि ग्रुपिंग ऑफ डेटा को ही ग्राफ की फॉर्म में समझाने को कहते थे हिस्टोग्राम कहते हैं। बार ग्राफ की तरह बनता है, बस बार ग्राफ में क्या होता है, थोड़ा गैप होता है, इसमें आपको गैप नहीं देना, बिल्कुल चिपका करके बना देना है, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। विड्थ सबकी सेम होगी, इनकी चौड़ाई सबकी सेम होगी, बट लंबाई जो होती है, हाइट होती है, वो अलग अलग होगी। यार सीधी सी बात है, 20 से 30 वाले ज्यादा थे, 30 से 40 वाले कम है, 0 से 10 वाले कम है, तो सीधी बात है लेंथ के अंदर थोड़ा बहुत तो वेरी करेगा ना। तो प्लीज इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। टॉपिक्स छोटे छोटे हैं बट बहुत आसान है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारा टॉपिक है, फिर हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी, वो है पाई चार्ट, यानी कि आपको डेटा को पाई के अंदर समझाना है। पाई यानी कि एक सर्कल के अंदर बना के दिखाना है, ठीक है, उसके कहते हैं पाई चार्ट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा पाई चार्ट क्या होता है, एक एग्जांपल दूंगा, क्योंकि इसके अंदर डी का इस्तेमाल होगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज में, ठीक है। पहले पाई चार्ट पढ़ लेते क्या होता है। आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक सर्कल बनाया गया है, जिसके अंदर आपको ये बताया गया है कि आप सोते कितने घंटे हो, पढ़ते कितने घंटे हो, खेलते कितने घंटे हो, स्कूल कितने घंटे जाते हो, यानी कि एक डेटा दे रखा है। तो भैया आप सोते ज्यादा हो, 8 घंटे सोते हो, स्कूल आप 6 घंटे जाते हो, खेलते आप 3 घंटे हो, और होमवर्क आप 4 घंटे करते हो। तो इसको आपको क्या करनी है, एक सर्कल के अंदर पार्टीशंस कर दिया है, यानी कि पार्ट बना दिए हैं, उसके अंदर आपको बना के दिखाया है। इसी को ही कहते हैं पाई चार्ट। बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, बस इतना समझ लो कि इस तरीके से आपको इन्होंने बना रखा है। एक बार इसको मीनिंग पढ़ लेते हैं। A circle graph shows the relationship between whole and its part, यानी कि पूरे दिन के अंदर आप कितने देर क्या काम करते हो, उसको क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। आई मेरी बात समझ? इसके अंदर क्या होता है, सर्कल को आप काफी सारे सेक्टर्स में, काफी सारे टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर देते हो अलग तरीके से। यानी कि जब आप याद करो, अभी मैंने आपको बार ग्राफ पढ़वा रहा था, तो उसके अंदर मैं आपको बताया था अलग अलग कलर हर बंदे को पसंद आते हैं, तो उसी बात को ना बस बार में ना बना करके सर्कल में बना दो,
यानी कि हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, ठीक है ना। कलर वाले एग्जांपल को समझाऊंगा, यानी कि आधे ऐसे मेरे भाई है जिन्हें रेड कलर पसंद है, कुछ मेरे ऐसे भाई है जिन्हें ब्लू कलर पसंद है, कुछ मेरे भाई है जिन्हें ग्रीन कलर पसंद है, कुछ मेरे भाई होंगे उनको येलो कलर पसंद होगा। तो इस बात को सर्कल के अंदर समझा देना ही क्या है, हमारा पाई चार्ट है। बट इस तरीके से आपको सीधा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट देंगे। आपको एक पूरा तरीका होता है बनाने का, एंगल वेंगल निकालने होते हैं, थोड़ा सा अलग चलेगा, आपको वैसे करना होगा, ठीक है। होप आपको वीडियो समझ आई होगी। दोबारा वाले टॉपिक रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने डेटा पढ़ा, यानी कि काफी सारे नंबर्स को एक जगह इकट्ठा कर लेना। फिर हमने पिक्टोग्राफ पढ़ा, यानी कि डेटा को आपको पिक्चर्स की फॉर्म में समझाना, ठीक है ना। पिक्चर्स के अंदर आप मान लो 100 है या फिर 200 है, उसको बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हमने एक सिंबल बना लिया, उस सिंबल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया 10 की इक्वल या फिर 20 की इक्वल, और उतने ही हमने सिंबल बना दिए, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई। मान लो एक बल्ब है, वो 10 के इक्वल है और हमें 200 बल्ब को शो करना है, तो हम कितने बना देंगे, इस तरीके से बल्ब बना देंगे जितने सिंबल हमें रिक्वायर्ड होंगे। आई बात समझ। फिर हमने पढ़ा बार ग्राफ, यानी कि इसी बात को हमें बार की फॉर्म में समझाना, ऐसे सीधे सीधा करके बनाना, उसे बार ग्राफ कहते हैं। यही अगर हमें उसको थोड़ा क्लोज कर देंगे, यानी कि गैप हटा देंगे, वो हिस्टोग्राम हो जाता है। एक हमने टॉपिक पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, क्लासिफाई करना है तरीके से, टेलीमार्क टेबल के अंदर समझाया। अगला जो हमने टॉपिक पढ़ा वो था हमारा ग्रुपिंग ऑफ डेटा। ग्रुपिंग ऑफ डेटा के अंदर हम क्या करा, डेटा को हमने ग्रुप के अंदर बना लिया, 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के, 40 से 50, और उसके अकॉर्डिंग हमने टेलीमार्क लगा दिए, ठीक है। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ये था पाई चार्ट, यानी कि डेटा को एक सर्कल के अंदर, यानी कि पाई की फॉर्म के अंदर दिखाने को ही क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, इससे हमें अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमारे भाई हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें पढ़ाई समझ आ रही है और हम उनके लिए और हेल्पफुल वीडियोस को लेकर के आए। थैंक यू।